रात काफी गहरी हो चुकी थी। आसमान में बादल गरज रहे थे और कहीं कहीं से बिजली चमकती दिख रही थी। गांव की पगडंडी से रीमा और उसकी माँ धीरे धीरे घर लौट रही थी। उनके हाथों में लालटेन की हल्की रोशनी थी। माँ, इतनी रात हो गई, चलो जल्दी चलते हैं वरना और अंधेरा हो जाएगा। बिटिया, मैं तो कह रही थी कि हम दिन में ही लौट जाते। ये जंगल और ये रास्ता रात में ठीक नहीं है। तू जानती है ना, इस रास्ते पर वो पुराना पीपल का पेड़ आता है। लोग कहते हैं वहाँ अजीब बातें होती हैं। माँ, आप भी ना गांव वालों की पुरानी कहानियों में उलझी रहती हो। ये सब भूत प्रेत जैसी बातें अब कोई मानता है क्या? देखो, इतने साल पढ़ाई की है मैंने, फिर भी आप कहानियों में यकीन रखती हो। रीमा, तू चाहे पढ़ लिख गई है, बड़े शहर की बातें करती है, पर इस धरती पर कुछ चीजें किताबों से बड़ी होती हैं। उस पेड़ के नीचे से कभी मत जाना, समझी? लोग कहते हैं वहां रात को वक्त रुक जाता है, आवाजें बदल जाती हैं और इंसान रास्ता भूल जाता है। अरे माँ, ये सब वहम है। अब देखना, हम उसी रास्ते से जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा। उल्टा ये छोटा रास्ता है, जल्दी घर पहुंच जाएंगे। बिजली चमकती है, बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं। दोनों माँ बेटी तेजी से उसी कच्चे रास्ते पर बढ़ जाती हैं जो सीधे उस पुराने पीपल के पेड़ की तरफ जाता था। हवा अचानक थम जाती है। लालटेन की रोशनी बार बार टिमटिमाने लगती है। दूर कहीं सियारों की आवाज गूंजती है। रीमा, देख, वही पेड़ है। कितनी बार कहा था इस रास्ते से मत जाना। अब तो रुक जा बेटी, मेरे मन में बहुत डर है। माँ, आप भी ना, ये पेड़ तो बस एक पेड़ है, इतना डरने की बात नहीं है। देखो, मैं हाथ लगाती हूँ इसे, कुछ नहीं होगा। रीमा आगे बढ़ती है। जैसे ही वह पेड़ के पास आती है, अचानक से उसकी घड़ी की सुइयां 12:12 पर रुक जाती है। हवा एकदम से बंद हो जाती है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। माँ, ये देखो, मेरी घड़ी रुक गई है और ये हवा भी थम गई। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तुझसे कहा था ना, ये वही जगह है जहाँ वक्त थम जाता है। बिटिया, चल यहाँ से, चल भाग चले। नहीं माँ, शायद घड़ी खराब हो गई है और हवा तो ऐसे भी रुक सकती है। आप चिंता मत करो, हम आगे बढ़ते हैं। वे पेड़ के पास से गुजरते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ कदम चलते हैं, फिर वही पीपल का पेड़ सामने खड़ा होता है। ये क्या हो रहा है माँ? हम तो पेड़ पार कर चुके थे, फिर से हमारे सामने कैसे आ गया? रीमा, बोला था ना मैंने, ये पेड़ इंसान को फंसा लेता है। जितना आगे बढ़ो उतनी बार वही जगह सामने आती है। हम इस जंगल में फंस चुके हैं। ना नहीं माँ, ये सब दिमाग का खेल है। हो सकता है रास्ता गोल हो, हम घूम फिर कर वापस यहीं आ गए हो। चलो इस बार ध्यान से चलते हैं। दोनों फिर आगे बढ़ते हैं, लेकिन बार बार वही पेड़, वही जगह, वही सन्नाटा सामने आता है। इस बार पेड़ के नीचे एक औरत लाल साड़ी में बैठी दिखाई देती है। उसके बाल बिखरे हुए हैं, चेहरा अंधेरे में छुपा है। वह धीरे धीरे हंसने लगती है। माँ, कोई बैठा है उस पेड़ के नीचे। वो कौन है? हे भगवान, ये वही है, वही औरत जिसके बारे में सुना था। लाल साड़ी वाली औरत, ये इंसान नहीं है रीमा, ये छलावा है। नहीं, ये कोई औरत होगी, शायद कोई राहगीर या फिर कोई गांव की। लेकिन ये हंस क्यों रही है ऐसे? औरत की हंसी और तेज होती जाती है, जैसे पूरा जंगल गूंज रहा हो। उसका चेहरा धीरे धीरे साफ दिखने लगता है। आंखें बिल्कुल लाल, दांत नुकीले और चेहरा भयानक। पीपल के पेड़ के नीचे बैठी लाल साड़ी वाली औरत अब धीरे धीरे अपनी हंसी रोक लेती है। उसका चेहरा अंधेरे में ढका रहता है। जब माँ और रीमा उसके करीब पहुंचते हैं, तो वह एकदम साधारण स्वर में बोलती है। अरे बेटा, डर क्यों रही हो? मैं कोई बुरी नहीं हूँ। ये तो जंगल है, रात को अकेले कौन निकलता है? अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। बैठ जाओ थोड़ी देर, बारिश थम जाए तो निकल जाना। माँ, देखा आपने, ये तो बिल्कुल सामान्य औरत लग रही है। आपने तो डर ही बना दिया था।
बेटी, तेरी आंखों को जो दिख रहा है वो सच है या नहीं कौन जाने, लेकिन मैं कह देती हूँ इस पेड़ की छाया में ज्यादा देर मत रुकना। अरे माता जी, क्यों डराती हैं बच्ची को? मैं तो यहाँ रोज बैठती हूँ। मुझे ये जंगल अपना घर लगता है। सब तो कहते हैं ये पेड़ पुराना है, यहाँ अजीब होता है, पर मैंने तो कभी कुछ देखा ही नहीं। आप यहाँ रहती हैं अकेले? रात को डर नहीं लगता? डर? बेटा, इंसान से डरता है, जंगल से नहीं। इस जंगल में जो भी है वो सब मेरे अपने हैं। माँ और रीमा एक दूसरे को देखते हैं। माँ की आंखों में शक है, लेकिन रीमा को औरत मासूम लग रही है। रीमा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इसके बोलने में कुछ तो है, ये बातें सीधी नहीं है। क्या मतलब है आपका? हवा फिर से अजीब ढंग से बहने लगती है। टॉर्च अपने आप बंद हो जाती है। औरत हाथ से इशारा करती है और पेड़ की जड़ में जलता हुआ दिया दिखाती है। लो, रोशनी चाहिए तो ये लालटेन है। ये लालटेन कभी बुझता नहीं, रात कितनी भी गहरी हो जाए। ये लालटेन साथ रहे तो डरने की जरूरत नहीं। लालटेन तो तेल से जलता है ना? तेल? हाँ, लोग कहते हैं तेल से जलता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंसानों के बताए नियमों से नहीं चलती। ये लालटेन उन्हीं में से एक है। माँ और भी डर जाती है। उनका चेहरा पीला पड़ चुका है। रीमा, अब बस हमें चलना होगा। रात यहीं फंस जाए तो सुबह तक घर नहीं पहुंच पाएंगे। जाओ, जरूर जाओ, पर याद रखना, जब भी इस रास्ते से गुजरो मुझे देखे बिना मत जाना। ये जंगल बहुत चालाक है। कभी कभी लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, पर असल में वहीं खड़े रह जाते हैं। क्या मतलब है आपका? हम आगे बढ़े तो भी यहीं रह जाएं? ये कैसे हो सकता है? होता है बेटा, होता है। तुम कल देख लेना। इतना कहकर औरत फिर से पेड़ की जड़ में बैठे बैठे अपनी लाल साड़ी ठीक करती है और मंद मुस्कान के साथ माँ बेटी को देखती रहती है। उसकी आंखें गहरी और अजीब लग रही थीं, जैसे उनमें कोई काला रहस्य छुपा हो। माँ रीमा को खींचते हुए आगे बढ़ जाती है, लेकिन रीमा के मन में उस औरत की बातें गूंजती रहती हैं। ये कैसी औरत थी? अजीब भी लगी, लेकिन डरावनी नहीं। फिर माँ इतना क्यों डर रही है? क्या सच में इस पेड़ में कोई रहस्य है? कल मैं जरूर समझूंगी। और सुबह बारिश थम जाने पर वे अपने मामा के घर की ओर निकल पड़ी। हे भगवान, इतनी रात में लौट रही थी तुम लोग। मैंने तो कहा था उस रास्ते से मत जाना। अम्मा, मजबूरी थी, और जो मैंने सोचा था वही हुआ। वो पेड़, वो औरत, सब कुछ हमने अपनी आंखों से देखा। नानी, आप लोग हर बात को डर से जोड़ देते हैं। सच कहूँ तो वो औरत बेहद शालीन थी। लाल साड़ी, माथे पर छोटा सा बिंदी और आंखों में इतनी शांति। उसने मुझसे बुरा तो क्या, कठोर शब्द तक नहीं कहा। उल्टा बोली, रात को अकेली मत जाया करो बच्ची। इसमें बुरा क्या था? बुरा शब्दों में नहीं होता बिटिया, बुरा स्पर्श में होता है, नज़र में होता है और समय में होता है। लाल साड़ी, शांत नज़रों वाली औरत अगर सचमुच इंसान है तो रात के बाद उसका पायल क्यों बजा? और वह धूप चंदन की खुशबू बरसात में कहाँ से आ गई? माँ, आप सीधे सीधे बता दीजिए, हम लोग समझना चाहते हैं। क्या वह वही है जो पीपल के पास दिखती है? वह औरत नहीं, पीपल की जड़ में बंधा एक अधूरा वचन, जो औरत का रूप धरकर अच्छेपन का आभास देता है। बरसों पहले मेरी जवानी में, और अब तुम्हारी बेटी के सामने। वही लाल साड़ी, वही शालीनता, वही मधुर आवाज़। उसे डराना नहीं आता, उसे पास बुलाना आता है। पर नानी, वह रिश्ता सा महसूस हुआ, जैसे जैसे कोई अपना हो। उसने मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझे सच में शांति महसूस हुई। यही तो सबसे ख़तरनाक बात है। दिखाओ कान के पीछे। हाँ देखो, ये जो हल्का सा सिंदूरी धब्बा है ना, ये इंसानी स्पर्श नहीं, गुलाबे की मुहर है। और तुम्हारी कलाई पर ये पतला सा लाल धागा, ये तुमने कब बांधा? मैंने नहीं बांधा। ये तो अब भी दिख रहा है। हे भगवान, ये धागा कैसे आया? रीना, तुमने उससे कुछ लिया तो नहीं? वह बोली थी रात को डर लगे तो ये बांध लेना, नींद आ जाएगी। मुझे लगा
किसी बड़े का आशीर्वाद है। मैंने कुछ कहा भी नहीं था, बस उसने खामोश होकर बांध दिया। यही खामोशी उसका फंदा है। वह बोलेगी कम, छुएगी ज़्यादा, ताकि तुम्हारी देह उसकी याद को पकड़ ले। तुम समझ रही हो रीना? दीवार घड़ी ने 10:30 बजाए। बाहर से पायल की बेहद हल्की रुंझुन जैसे कोई आंगन के कोनों को नाप रहा हो। नानी ने कमरे के बीच में थोड़ा सा नमक और चावल मिलाकर एक पतली सी रेखा खींच दी। माँ, ये क्या? सीमा, इस रेखा से बाहर कोई नहीं जाएगा, और अगर बाहर से कोई पुकारे, जवाब नहीं देना। नाम लेकर बुलाए तब भी नहीं। रात में अपने नाम का उत्तर देना सबसे बड़ी भूल होती है। लेकिन नानी, मदद कभी आधी रात को नहीं आती। सुनो, इस गांव में 30 बरस पहले एक नवविवाहिता की जान इसी पीपल के पास गई थी। किसी ने उसे धोखे से रात में बुलाया। उसके सुहाग के प्रतीक, लाल साड़ी, चूड़ियाँ, बिंदी, सब उसी पेड़ के नीचे दफन पड़े थे। अचानक खिड़की के बाहर से वही खुशबू, भीगी मिट्टी में घुली महावर और केवड़े की मिली जुली महक, फिर बेहद कोमल पर बहुत साफ स्त्री स्वर। नानी, दरवाज़ा खोल दीजिए, देर हो जाएगी, ठंड लग रही है। मैं रीना के लिए दवाई लेकर आई हूँ। उसकी नब्ज़ तेज चल रही है ना, माथा भी गर्म है। रीना के हाथ अपने आप दरवाजे की ओर बढ़े। नानी ने उसकी कलाई पकड़ ली। वही पतला लाल धागा नानी की उंगलियों में आकर झंझना उठा, जैसे किसी ने भीतर से खिंचाव दिया हो। पीछे देखो मत, जवाब नहीं। उसकी मिठास ज्ञान नहीं, जाल है। नानी, उसे कैसे पता कि मुझे बुखार है? मुझे सच में सिर भारी लग रहा है। रीना, दरवाज़ा खोलो। तुमने वादा किया था कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, याद है? बस एक पल, मैं तुम्हारे सिर पर हाथ रख दूंगी, सब दर्द उतर जाएगा। रीना की आंखों में वह एक पल फिर से जगमगाया, जब पीपल तले लाल साड़ी पहनी महिला ने उसके सिर पर हाथ रखा था। उसी स्पर्श की ऊष्मा जैसे देह में भर आई। उसके कदम आगे बढ़े। रीना, प्लीज मत जाओ। दीवार घड़ी को किसी ने जैसे पकड़ लिया। सुइयां हिलना बंद, लौ स्थिर। आंगन में पीपल की परछाई धीरे धीरे लुढ़कते हुए चौखट तक आ पहुंची, जैसे एक लंबा काला आंचल दरवाजे के तले से भीतर रिस रहा हो। उस आवाज ने इस बार बहुत धीरे, लगभग मां की तरह कहा, बेटी, ठंडी हवा लगेगी, इसलिए कहा था। बाल खुले रखो। तुमने मेरी बात मानी भी? तुम्हारी छोटी अभी भी गीली है। यह कैसे जानती है? रीना का हाथ अनायास अपनी छोटी पर गया। सचमुच हल्की सी नमी थी। उसकी आंखें फैल गईं। पीछे देखो मत, जवाब नहीं। उसकी मिठास ज्ञान नहीं, जाल है। क्योंकि पीपल की जड़ में जो बैठा है वह देखता नहीं, महसूस करता है। तुम्हारी धड़कन, तुम्हारी सांस। तो अब हम करें क्या? अब कोई दरवाजे के पास नहीं जाएगा। रीना, इस रेखा के भीतर रहो। मैं अभी तुलसी और लौंग जलाऊंगी। अगर वह तुम्हारा नाम लेकर पुकारे भी, चुप रहना। अगर वह अपना नाम बताए तो भी चुप रहना। आज रात हम सिर्फ एक बात कहेंगे, हम तुम्हें पहचानते नहीं, बस। ठक ठक ठक। दरवाजे की कुंडी अपने आप हल्का सा हिली, फिर थम गई। उसी क्षण खिड़की के बाहर लाल साड़ी का किनारा उतनी ही देर के लिए दिखाई दिया जितनी देर में पलक झपकती है, जैसे हवा ने किसी पर्दे को थोड़ी देर उठाकर फिर गिरा दिया हो। रीना के होंठ अनजाने में खुलते हैं। शायद। नानी ने तुरंत रीना का मुंह अपने आंचल से ढक दिया। कमरे में लौ अचानक ऊंची हो उठी, फिर एकदम शांत, और उसी क्षण दूर कहीं पीपल की शाखाओं में एक साथ सैकड़ों पायलें बज उठी। सुबह की हल्की धूप आंगन में पड़ी थी, लेकिन घर का माहौल उतना ही भारी था जितना पिछली रात। रीना की आंखों के नीचे काले घेरे थे, मां के चेहरे पर थकान, और नानी की नजरें अब और भी गंभीर। माँ, ये कब तक चलेगा? कल रात अगर आप पास ना होती तो रीना शायद दरवाजा खोल देती। यही उसकी चाल है। लाल साड़ी वाली औरत डराकर नहीं, मुंह में फंसाकर खींचती है। नानी, मैं बंधी नहीं हूँ। मैंने कुछ गलत नहीं किया। उसने बस मेरा ख्याल रखा जैसे कोई अपना हो। बिटिया, यही तो उसके जाल का पहला धागा है। वह तुझे अपना दिखती है ताकि तू उसे अपना मान ले।
नानी अपने पुराने संदूक से एक आग की मशाल, तुलसी की सूखी पत्तियां, थोड़ी लौंग और एक पीला धागा निकालती है। बिना डर के, बिना प्रेम के, सिर्फ सत्य के साथ उसे 3 बातें पूछनी होगी। उसका नाम, उसका कारण और उसकी मांग। मतलब हमें पीपल के पास जाना होगा? पर यह सब आज नहीं। हाँ, लेकिन सिर्फ मैं बोलूँगी, तुम दोनों कुछ मत कहना। याद रखना, उसका सबसे बड़ा हथियार तुम्हारी जुबान है। वो चाहे जितना मीठा बोले, एक शब्द मत कहना। रात फिर उतर आई। आसमान में आधा चांद और गहरी चुप्पी। तीनों हाथों में आग की मशाल और तुलसी की पत्तियां लेकर पीपल के पेड़ तक पहुंचती हैं। जैसे ही वे पास जाती हैं, हवा भारी होने लगती है और पत्तियों से वही परिचित सरसराहट सुनाई देती है, मानो कई लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। आ गई आप नानी? मुझे मालूम था आप मेरी बात टाल नहीं पाएंगी। और रीना बच्ची, तू भी आ गई, अच्छा किया। रीना की रगों में सिहरन दौड़ जाती है। उसके कदम अपने आप आगे बढ़ते हैं, लेकिन नानी उसका हाथ कसकर थाम लेती है। धीरे धीरे लाल साड़ी पहनी हुई औरत पीपल की जड़ों के पास से प्रकट होती है। उसके चेहरे पर वही मधुर मुस्कान, पर आंखों में गहराई तक फैला अंधेरा। रुको, अगर सचमुच अपना है तो पहले अपना नाम बताओ। कौन हो तुम? नाम तो बहाने होते हैं, असली पहचान तो स्पर्श से होती है। रीना को मेरा नाम जानने की जरूरत नहीं, वह मुझे पहले से पहचान चुकी है। रीना का दिल जोर से धड़कने लगता है। उसकी हथेलियां पसीने से भीग जाती हैं। नाम छुपाने वाला कभी अपना नहीं होता। अगर तू इंसान है तो नाम बता। अगर परछाई है तो अपना कारण बता, क्यों भटक रही है? कारण यह कि मैं अधूरी हूँ। मेरा सुहाग, मेरी सांसें, मेरा वचन सब इसी पीपल के नीचे छिन गए। और जिसने मुझे अधूरा छोड़ा, उसका खून अब भी जमीन में गड़ा है। जब तक कोई मुझे पूरा ना करे, मैं इसी तरह बुलाती रहूंगी। माँ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रीना सुन्न खड़ी है। रीना जैसे सम्मोहन में उसकी ओर बढ़ने लगती है। उसकी आंखें धुंधली हो जाती हैं। नानी आग की मशाल ऊंचा उठाती हैं और मंत्र पढ़ती हैं, लेकिन हवा अचानक इतनी तेज चलती है कि आग की मशाल बुझने लगती है। लाल साड़ी वाली औरत अब सिर्फ एक हाथ की दूरी पर है। उसका लाल धागा रीना की कलाई से खींचता है, मानो कोई अदृश्य डोर उन्हें जोड़ रही हो। रीना का हाथ आगे बढ़ जाता है और उसी क्षण पीपल के पेड़ की सबसे मोटी शाखा जोर से हिलती है और एक तेज चरमराहट की आवाज आती है। अचानक पीपल की शाखा जोर से झटके के साथ गिरती है और रीना का हाथ थम जाता है। लाल साड़ी वाली औरत ठहर जाती है। उसकी मुस्कान धीरे धीरे गुर्राहट में बदलती है। हवा और तेज हो जाती है। आसपास की मिट्टी उड़ने लगती है, मानो पूरा जंगल करवट बदल रहा हो। रीना की आंखें धुंधली पड़ चुकी थीं। उसके कानों में सिर्फ वही आवाज गूंज रही थी। रीना रोते हुए बुदबुदाती है, शायद नानी गलत हूँ। शायद यही औरत सचमुच मेरी अपनी हो। नहीं रीना, सुन, मैं तुझे खो नहीं सकती। मैं तेरी माँ हूँ, मेरा खून हूँ तू। अगर तू मेरा हाथ छोड़ देगी तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। इतना सुनते ही लाल साड़ी वाली औरत का चेहरा अचानक विकृत हो जाता है। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जलने लगती हैं, बाल हवा में फैल जाते हैं और उसके होंठों से खून टपकने लगता है। अगर तू मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं। वह अपने हाथ की जैसे ही मंत्र, लाल साड़ी वाली औरत चीख मारकर पीछे हटती है। उसका रूप और अधिक विकृत होने लगता है। उसकी हंसी और रोने की आवाज एक साथ गूंजती है। नानी, ये क्यों ऐसा कर रही है? ये कौन है? ये उस दुल्हन की आत्मा है जिसे बरसों पहले उसके ही सुहाग ने इसी पीपल के नीचे धोखा देकर मार डाला था। लाल साड़ी में ही उसकी चिता जलाई गई थी और तभी से इसका वचन अधूरा है। ये हर उस लड़की को बुलाती है जो इसे अपने जैसी लगती है। रीना, सिर्फ तू ही मेरी मुक्ति है। मेरे हाथों में अपना हाथ रख दे, एक बार, सिर्फ एक बार। अगर तुझे वचन चाहिए तो मैं दूंगी, पर तुझे बांधने के लिए नहीं, तुझे मुक्त करने के लिए। आत्मा अब जमीन पर गिरकर तड़प रही थी। रीना आगे बढ़ती है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं, तरस था।
रीना दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लेती है और मंत्र दोहराने लगती है जो उसने नानी से सुना था। आवाज गूंजती है, पीपल की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगती हैं। आत्मा चीख मारती है, उसका शरीर धुएं में बदलने लगता है। आखिरी बार उसकी परछाई रीना के सामने आती है, इस बार बिना दहशत के, एक साधारण औरत की तरह। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। धन्यवाद रीना, तूने मुझे पूरा किया। वो मुस्कुराती है और धुएं में घुलकर पीपल के तने में समा जाती है। हवा थम जाती है, घड़ी की सुई फिर से चलने लगती है। नानी, माँ और रीना गहरी सांस लेते हैं। सबकी आंखों में राहत थी, पर एक अजीब सी थकान भी। अब ये पेड़ शांत है, लेकिन याद रखना रीना, हर आत्मा डरावनी नहीं होती, कुछ बस अधूरी होती है। हाँ नानी, मैंने आज महसूस किया, डर और दया के बीच बस एक कदम का फर्क होता है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन पीपल का पेड़ अब गांव में सिर्फ एक पेड़ रह गया था। न किसी को बुलाता, न डराता,